आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में विषय विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व अपन ने सूक्ष्म जीवों के कुछ लाभदायक उपयोग, सूक्ष्म जीवों के लाभदायक भाग के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज हानिकारक सूक्ष्म जीवों के संबंध में कुछ जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जो जीव किस प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं और कितना हानि पहुंचाते हैं। तो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं, कई सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं। जो जीव लाभदायक होते हैं वो हमारे लिए लाभ ही देते हैं, जो लाभकारी उपयोग में आते हैं, तथा जो हानिकारक होते हैं वो मनुष्य में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में किसी न किसी प्रकार की हानि ही पहुंचाते हैं। ऐसे हानिकारक जीव भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न भी करते हैं। लाभदायक जीव किसी न किसी लाभ उपयोग में आते हैं, हानिकारक जीव कई न कई प्रकार के रोग उत्पन्न भी करते हैं। मनुष्य के अंदर कई सूक्ष्म जीव प्रवेश करने के बाद वो रोगाणु बना देते हैं, जिससे रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े, वस्तुओं के संदेशित के कारण या शरीर में किसी न किसी माध्यम से प्रवेश करते हैं, और यदि इसका बचाव नहीं कर पाते हैं तो रोग उत्पन्न होता है। तो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग और उनके बचाव के बारे में एक टेबल के माध्यम से अपन अध्ययन करेंगे। जो टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोग हैं। ये उन्मुख होते ही है, तो इनका किस तरह से रोगों का उपचार कर सकते हैं, रोग किस तरीके से संचरण होते हैं, इस रोग के कौन सा सूक्ष्म जीवाणु है रोग कारक जो रोग उत्पन्न करता है, और मानव में कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं अमुक। तो पहला अपने टेबल में देख रखा है 6 रोग। 6 रोग जीवाणु जनित रोग है और वायु द्वारा फैलता है। संचरण का तरीका वायु है। इसके रोगी को अन्य रोगियों से अलग रखना होता है। यदि अलग नहीं रखेगा तो 6 रोग वाला व्यक्ति खांसता है, उसे मलगम गिरता है, और मलगम जब वायुमंडल में फेंकता है तो वायु के द्वारा वो जीवाणु किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से संपर्क में आते हैं और श्वास के माध्यम से शरीर में चला जाते हैं। इस प्रकार के रोगी को अन्य दूसरे स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना चाहिए, और समय पर इसका टीकाकरण होना चाहिए, जिससे इसका बचाव कर सकते हैं। खचरा वायरस जनित रोग है, ये भी वायु से फैलता है। इस प्रकार के रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति है या रोगी है, उसको भी जैसे 6 रोग के व्यक्ति को अलग रखा है, वैसे वैसे इस रोगी को ही सामान्य अन्य लोगों से दूरी बनाए रखना होता है, और व्यक्तिगत वस्तुओं को जो उपयोग कर रहा है उसको भी अलग रखना चाहिए, और उचित समय पर टीकाकरण भी करना चाहिए, जिससे इस रोग का बचाव किया जा सकता है। चिकन पॉक्स, जिसको सामान्य अपन असमड़ा कहते हैं, ये वायरस जनित रोग है। रोग कारक इसका वायरस है, जो सूक्ष्म जीव वायु या सीधे संपर्क में, वायुमंडल में यदि आसपास में रोगी है, तो जिसको भी ये रोग नहीं हो रखा है उसके संपर्क में आने से दूसरा रोगी हो सकता है। कक्षा में जैसे ही व्यक्ति को, किसी को, बालक को हो गया है, तो वो बालक दूसरे के साथ आसपास में बैठता है, उसका स्पर्श होता है, या उसके कपड़े का या हाथ से, यदि उसके शरीर पर फुंसिया कुरुंड जो है उसका स्पर्श होने से भी ये फैलता है। इससे वायु या सीधे संपर्क से भी ये फैलता है। इस प्रकार के रोगी को भी व्यक्तिगत सामान्य रोगी से अलग रखना चाहिए दूसरे व्यक्तियों को,
जिससे इसका बचाव कर सकता है। इसका भी समय पर उसे पूर्व टीका भी लगाया जाता है। पोलियो पोलियो वायरस जनित रोग है। वायु और जल के माध्यम से ये फैलता है। इसका भी जैसा बचाव के उपाय दिए गए हैं, तो इस प्रकार ही पोलियो के भी प्लस पोलियो अभियान की तरफ छोटे बालकों को टीकाकरण यानी वैक्सीन पिलाई जाती थी, और जिसके कारण इसका उन्मूलन हो रहा है। हैजा जीवाणु जनित रोग है, और गंदे भोजन या गंदे जल का सेवन करने से ये संचरण होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब आसपास साफ सफाई और व्यक्ति की उनकी आदतें अच्छी हो। अब भली भांति भोजन पके हुए या भोजन उबालकर और पेयजल और समय पर इसका भी टीकाकरण किए जाने से बचाव किया जा सकता है। टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, और गंदे जल से सामान्य सेवन करने से ये फैल जाता है। इससे भी साफ सफाई रखें, नाखून समय पर काटें, हाथ खाना खाने से पूर्व अच्छी तरह से धोएं, ये आदत रखें, और साफ भोजन करें, और सब्जी फलों कच्चों का उपयोग नहीं करें और उबाल कर करना चाहिए, जिससे इसका बचाव किया जा सकता है। और भोजन करते चबा चबा कर भोजन करना चाहिए, ताकि टाइफाइड, या फिर उबाल कर पानी पीते हैं तो उबाल कर पीना चाहिए, जिससे इसका बचाव किया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस जनित रोग है। जल दूषित जल से इस प्रकार के जो जल पिए उसको उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए। समय पर इसका टीकाकरण भी किया जाता है, जिससे उसका बचाव किया जा सकता है। मलेरिया प्रोटोजोआ मच्छर से फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो इसका वाहक है। इस प्रकार के आसपास में मच्छर ज़्यादा हो जाए तो रात को ही सामान्य मच्छर ज़्यादा काटते हैं, और उसमें से कोई मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो वाहक का काम कर देता है। इसलिए मच्छर भगाने वाले रसायन का छिड़काव करें, या रसायनों को शरीर पर मालिश करके सो जाएं, या मच्छरदानी ओढ़कर सोने से भी इसका बचाव किया जा सकता है। कीटनाशक छिड़काव किया जाता है, जिससे अपने आसपास के मच्छरों को फैलने की संभावना कम रहे, या मच्छर कहीं आसपास के गड्ढों में पानी इकट्ठा है तो उसके प्रजनन रोकने के लिए केरोसिन का उपयोग करना चाहिए, उसके छिड़काव करें जल पर, जिससे मच्छर आगे ज़्यादा प्रजनन नहीं हो। किसी भी स्थान पर मच्छर इकट्ठे हो या इकट्ठे होने की संभावना है तो उसको साफ सफाई करना चाहिए, या नीम की पत्तियों से धुआं देने से भी मच्छर का नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार के रोगों का सामान्य सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले सामान्य रोग थे, जिससे टेबल के माध्यम से अपने अध्ययन किया है। जंतुओं में भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें भी कई सूक्ष्म जीव इसमें योगदान देते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य में ही रोग उत्पन्न नहीं करते, पौधों में भी रोग कारक काम कर लेते हैं, जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला एक भयंकर रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज जो की थी रॉबर्ट कोच ने 1876 में, उस जीवाणु का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की से एंथ्रेक्स रोग होता है, जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। साथ ही जंतुओं में जैसे गाय या भैंस, या जिसके खुर युक्त गाय भैंस का अधिकांश उपयोग खुर पक्का और मुंह पक्का रोग हो जाता है, वो भी वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, जंतुओं के साथ साथ पौधों में भी फसली पौधे में अधिकांश सूक्ष्म जीवों के कारण पैदावार में कमी कर देते हैं। तो अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, संतरा, सेब और इत्यादि पौधों में रोग के वाहक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तो कई प्रकार के पादप रोग होते हैं, जिसमें कुछ तालिका 2.2 में दर्शाया गया है, जिसका अपन अध्ययन करेंगे। पादप रोग नींबू में नींबू कैंकर रोग होता है, जो जीवाणु जनित रोग है और वो वायु में फैल जाता है। यदि एक नींबू को इस प्रकार का रोग है
तो पास में चिपका हुआ नींबू का भी रोग ये उत्पन्न हो जाता है। गेहूं की रस्ट ये कवक जनित रोग है, वायु एवं बीज द्वारा ये फैलता है। भिंडी की पित्त वायरस जनित रोग है, कीट द्वारा ये फैलता है, भिंडी की उपज को हानिकारक प्रभाव डालता है। खाद्य विषाक्तन जब भोजन अधिक देर तक खुला या नम स्थान पर रखा गया है तो भोजन सूक्ष्म जीवों से संक्रमित हो जाता है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे भोजन से दुर्गंध आने लगती है, उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, उसके रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसा भोजन प्रदूषण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तता कहलाती है, जिससे भोजन में सूक्ष्म जीवों के कारण जीव कभी कभी इतने विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं जिससे भोजन सेवन करने से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी बन जाता है। कभी कभी तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में भोजन को संदूषित होने से बचाएं। ऐसा भोजन करने का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। तो भोजन करने से पहले भोजन को ढककर रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। किसी प्रकार का वायुमंडल में यदि कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव है तो भोजन के संपर्क में आने पर भोजन को दूषित कर देते हैं। यानी एक विकृत गंधिता, भोजन को अधिक देर तक खुला रखने से वायुमंडल में उपस्थित बैक्टीरिया उसके संपर्क में आने से उसकी स्वाद और गंध में परिवर्तन कर देते हैं, और ये एक रासायनिक क्रिया द्वारा होता है जिससे भोजन दूषित हो जाता है। उस दूषित भोजन में विषैले पदार्थ के कारण भोजन एक जहरीला भोजन बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति सेवन करने से रोगी बन सकता है। खाद्य पदार्थों का सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है? यानी खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना होता है। खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार का जहरीले पदार्थ नहीं बने, इसलिए सूक्ष्म जीवों के बचाव के लिए कई प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। पहला इसमें अपन बिंदु का अध्ययन करते हैं रासायनिक उपाय। खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए भोज्य पदार्थों में नमक और खाद्य तेल का उपयोग करने से जीवों की वृद्धि रोक जा सकती है। इसे या इन्हें परिरक्षक कहते हैं। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से उपयोग में लिया जाता है तथा इन्हें परिरक्षक कहते हैं। कुछ परिरक्षक रसायन हैं, सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ये इस प्रकार के रसायन हैं जिनको भोजन के साथ मिलाते हैं तो भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे भोजन अधिक दिनों तक खराब नहीं होता है। जैम एवं इसके बेस बनाने में सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। तो ये तो बात हुई रसायन की। अब है अगला बिंदु है नमक द्वारा परिरक्षण। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक रखने पर खराब हो जाते हैं, जैसे मांस और मछली। इनको अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना है तो नमक का उपयोग करते हैं। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस और मछली को सुखाएं या नमक से ढक देते हैं, जिससे ये मांस और मछली खराब नहीं होती है। नहीं तो इसमें भी सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं और अधिक सूक्ष्म जीव पैदा होने पर ये भी विषैली हो सकती है। ऐसे नमक का उपयोग किया जाता है। आंवला, इमली के परिरक्षण में भी उपयोग किया जाता है नमक। तो नमक एक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए परिरक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है। चीनी का परिरक्षण। चीनी जेली, जैम,
इसके वैस का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के उपयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जिसके जीवाणु वृद्धि को नियंत्रण किया जाता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को दूषित होने से बचाने के लिए या सदूषण होने से बचाने के लिए उपयोग में करते हैं। अचार बनाने में तेल में डूबा हुआ रहे तो अधिक दिनों तक खराब नहीं होता है खाद्य पदार्थ, तो तेल और सिरके का उपयोग भी खाद्य पदार्थों को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। गर्म एवं ठंडा करना। खाद्य पदार्थों को गर्म करने से उसमें उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं, या गर्म करने पर अधिक देर तक जब ठंडा होता है तब तक सूक्ष्म जीवाणु पैदा नहीं होते हैं। इस तरह से अपने सामान्य उपयोग में दूध को करते हैं। दूध यदि सामान्य पड़ा रहे तो खराब हो जाता है, लेकिन उबाल कर रख देते हैं तो अधिक देर तक खराब नहीं होता है। दूध को उबाल कर रखने पर सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये अधिक देर तक खराब नहीं होता है। दूध को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज में रखने पर कम तापमान पर भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती है, इसलिए रेफ्रिजरेटर में रखने पर ये कई दिनों तक भी रखा जा सकता है। पाचुरीकरण। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 70 डिग्री तापमान पर 15 से 30 सेकंड के बीच में गर्म करते हैं, फिर ठंडा करके और उस दूध को भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है तथा इस प्रक्रिया को पाचुरीकरण कहते हैं। और ये डेयरी में जो पैक दूध आता है, अपन सामान्य अमूल दूध का उदाहरण देते हैं, तो या भिन्न प्रकार की डेयरी कंपनियों के अलग अलग भंडारण के माध्यम से भिन्न प्रकार के एजेंसियों के माध्यम से आते हैं, तो ये पाचुरीकरण द्वारा होता है। जैसे गुजरात से राजस्थान के किसी जिले से किसी दूसरे जिले तक दूध की सप्लाई होती है, तो अधिक दिनों तक दूध खराब होता है, तो पाचुरीकरण करके दूध को खराब होने से बचाया जा सकता है। भंडारण एवं पैकिंग। कई फल, सब्जियां, मेवे जो पैक नहीं हो तो सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। मेवे, सब्जियां भी वायुरोधी सील किए जाते हैं, पैकेट बनाए जाते हैं जिसका दूसरी वायुमंडल से उसका संपर्क नहीं होते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा की जा सकती है। तो ये तो थे अपने खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से किस तरह से बचाया जा सकता है। अब इस भाग का, इस वीडियो का अंतिम बिंदु पर चर्चा करेंगे नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में भिन्न प्रकार की वायु है, जिसमें प्रमुख रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को N2 इसका अणुसूत्र है। वायुमंडल में ये 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो भले प्रोटीन में हो या पत्तियों की पर्णहरित में हो या न्यूक्लिक एसिड में हो या विटामिन में उपस्थित होता ही है। पौधों और जंतुओं में नाइट्रोजन का उपयोग सीधे तो नहीं कर सकते वायुमंडल से, लेकिन मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, नीलहरित शैवाल और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं और उस यौगिकों से नाइट्रोजन का उपयोग पौधे कर पाते हैं। पौधों की जड़ों में जड़ तंत्र द्वारा पौधे तक पहुंचता है, पौधे से बने उत्पाद को जंतुओं तक पहुंचता है प्रोटीन के रूप में, नाइट्रोजन यौगिक के रूप में, और वही पौधे सड़ गल कर वापस मिट्टी में परिवर्तन होते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। अब अपन इस चक्र के माध्यम से समझेंगे। जिस तरह से ऊपर दिए रखा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन वायुमंडल में है। नाइट्रोजन जब वायुमंडल में जब कभी बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब बिजली कड़कती है तो टूटती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी में घुलकर जमीन में आ जाते हैं, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक बन जाते हैं।
उस मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को पौधा अवशोषण कर लेता है। पौधा नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए पौधा अवशोषण करता है। पौधे को भोजन करने के लिए जंतु उसको खाने के रूप में उपयोग कर लेता है। और जंतुओं पौधा का जब खाने का उपयोग करते हैं तो वो जंतु जो वापस अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र त्यागते हैं वो वापस जमीन में जाता है। यानी उत्सर्जित पदार्थ, जीवों की मृत्यु या उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ गोबर है, वो वापस वायुमंडल में जब मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक जो जीवाणु द्वारा होते हैं वो जीवाणु वायुमंडल में गैस के रूप में परिवर्तन करके वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसी तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन के जीवाणु नीलरित शैवाल वो स्तरीकरण करते हैं और जीवाणु द्वारा जब जमीन के अंदर परिवर्तन कर देते हैं, जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करते हैं, वही मिट्टी में है, फिर वही जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को पटाकर गैस में बदलकर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस तरह से ये नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है और वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। आज की वीडियो में कुछ गृह कार्य हैं जो आपको लिखित में रूप में करना है। लिखित अभ्यास पुस्तिका में पाचुरीकरण किसे कहते हैं आपको मैंने वीडियो के माध्यम से समझा दिया है, और कुछ कमी रहती है तो वापस वीडियो को देखकर पुनः अध्ययन कर सकते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत होती है, यह भी मैंने आपको नाइट्रोजन चक्र पढ़ाने से पूर्व आप बताया है। 2 ऐसे परिरक्षक रसायनों के नाम बताने हैं जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।